अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। पिछले हफ्ते यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खबरों के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट सामने आती रही, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बाकी सियासी जमातों की तरह और सियासत के मसाइल को समझते हुए मुज़ाकरात की तरफ जाने की बात फिर करती नज़र आ रही है। खबरें ये रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया है, मुज़ाकरात की बात की जा रही है, लेकिन माजी में भी इससे पहले कई मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये पैगाम दे चुकी है। देखना अब ये होगा कि आया हुकूमत की तरफ से इसका मुस्बत जवाब दिया जाना भी अहम है या फिर नहीं, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से जो गुजरा थे उन्होंने पिछले वीकेंड के ऊपर ख़ास तौर पर यह कहा था कि हुकूमत चाहती है कि वो मुज़ाकरात करे, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात को रद्द किया था कि जिस अंदाज में हुकूमत ये रिक्वेस्ट कर रही है या ये ऑप्शन दे रही है, इससे बेहतर है कि मुज़ाकरात ना किए जाएँ। लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए तो सियासी जमातों के मसाइल और इस वक्त की सूरत हाल को समझते हुए अगर ये सियासी जमातें एक मेज़ पर मुज़ाकरात के लिए नहीं आती हैं तो फिर हालात इससे मज़ीद अबतर भी हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने देखा है कि जिस किस्म के बयानात ख़ासतौर पर PTI की एक शख्सियत की तरफ से कुछ दीगर शख्सियात के बारे में दिए गए, वो भी इंकशाफात की हैसियत रखते हैं। इसमें सीनियर वकील और रहनुमा हामिद खान साहब थे, जिनके बयानात बड़ी ख़ास तौर पर जीनत बने अखबारात की भी और टेलीविज़न की भी, जिसमें उन्होंने फवाद चौधरी साहब और शेख अफजल मरवत साहब के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की कि सद तक उनमें भी सताकत है और क्या इस हवाले से पार्टी भी कोई एक्शन लेगी। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ खुद हामिद खान साहब भी मौजूद हैं, सीनियर वकील भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल होते हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सर, पहले तो ये फरमाइएगा कि PTI से मुज़ाकरात की बात इस हुकूमत ने तो की पिछले वीकेंड पे, लेकिन PTI ने बड़ा कोरा रिस्पॉन्स दिया कि जिस तरह बात की जा रही है या ये दरख्वास्त की जा रही है, इससे बेहतर है कि मुज़ाकरात ना किए जाएं। आपके ख्याल में दिल से संजीदा नज़र आती है हुकूमत मुज़ाकरात के लिए PTI से? नहीं, मुज़ाकरात किन से? हम तो मुज़ाकरात के बारे में ऐसी कोई बात नहीं की जो अभी कहा जा रहा है कि शायद हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात हम्म नहीं, लेकिन सर पिछले कुछ वक्तों में तो खबरें आती रही थी कि PTI ने इदारों से मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन अब तो हुकूमत खुद कह रही है कि PTI को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। तो अगर ऐसा पैगाम आता है वाज़े तौर पर दोबारा, तो क्या PTI उसको एंटरटेन करना चाहेगी? सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, हमारा एक क्लियर मौक़िफ़ है और असूली मौक़िफ़ है। जी। मैं नहीं समझता, ये ज़रूर इस किस्म की बातें बार बार चलाई जा रही हैं हम्म कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए, ये हमें हम्म मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कहा है, लेकिन हमारा तो असूली मौक़िफ़ यही है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा सर, एक और अहम चीज़ जिसके ऊपर आपसे जानना चाहूँगी वो ये कि इस वक्त की सूरत हाल में खान साहब की तरफ से पहले एक बड़ा क्लियर कहा गया था कि चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, इनके साथ किसी भी सूरत में बैठा नहीं जाएगा। इस वक्त मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से मजबूत पोजीशन में नज़र आ रही है। आपके ख्याल में अगर किसी मौके के ऊपर हुकूमत बनाने का ऑप्शन मिले तो क्या आपकी जमात दीगर जमातों के साथ बैठना चाहेगी या जो भी कुछ करेंगे वो इनफरादी सतह पर ही करना चाहेंगे? देखिए, इसके ऊपर खान साहब ने बड़ा पहले दिन से क्लियर मौक़िफ़ रखा है कि हम 3 जमातों के अलावा हर जमात से बात करने को तैयार हैं। जी। और वो 3 जमातें PMLN, पीपल्स पार्टी और MQM है, हम्म क्योंकि इन्होंने हमारी सीटें चुराई हैं। हम्म क्योंकि जो सीटों के रिजल्ट बदले गए हैं उसके बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा PMLN है हम्म या फिर MQM और पीपल्स पार्टी है। उसके अलावा हम सबसे बात करने के लिए, तो हमारा पहले दिन ये मौक़िफ़ है और अभी यही मौक़िफ़ है। जी। अच्छा, ये सर बताएं कि जो PTI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके तकरीबन 40 से ज़्यादा MNAs हैं जिनको जमात छोड़ने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है और इसके ऊपर ये कोशिश भी कर रहे हैं कि आइनी और कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए, तो इसके कोई सबूत मौजूद हैं PTI के पास कि आया उन MNAs को किस बुनियाद के ऊपर मजबूर किया जा रहा है कि वो जमात छोड़ें? देखिए ना, उन पर तरह तरह के दबाव डाले जा रहे हैं और एक 2-3 तो अगवा भी किए गए हैं। तो ये हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने डिक्लेरेशन तो ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं उन्होंने, अब इसमें जो ताखीर कर रही है वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। हम्म ये कह के कि हम उनके हवाले से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि उन्होंने क्या कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है हम्म कि 41 जो है उनका तो ऑलरेडी एसोसिएशन हम्म क्लियर हो गई। जी बिल्कुल। बाकी 41 के बारे में चूंकि उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पे इस हवाले से किया हम्म है कि उन्हें ECP नहीं पार्टी को हम्म रिकग्नाइज कर रही,
तो उनको हम 15 दिन का मौका देते हैं कि वो अपने डिक्लेरेशन दाखिल करें, जो कि हमने कर दिया। तो इसलिए उसमें अब हम कौन सा है, ये जिसके लिए ये बार बार कहते हैं कि हम तो जाएंगे वापस सुप्रीम कोर्ट के पास क्लैरिफिकेशन के लिए। मेरे नजदीक तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बड़ा वाज़ेह तौर पे दिया है। हम्म, सही। लेकिन सर आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे कि उस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा। अभी कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है और इत्तलात हैं कि उसमें एक करारदाद भी मंजूर की जाएगी जो कि इस फैसले के खिलाफ ही होगी। तो आपके ख्याल में उस एक तो करारदाद की कोई आईनी हैसियत या कानूनी हैसियत होगी, अलामती होगी वो। दूसरा ये कि अगर ऐसा कोई ऑर्डिनेंस हुकूमत लाती है तो उसकी क्या फिर स्टेटस होगा? देखिए, अव्वल तो करारदाद वो मूव नहीं कर सकते कि आइन में लिखा हुआ है कि आप आर्टिकल 69 है कि आप उसमें जजेस के कॉन्डक्ट इन चीज़ों के बारे में या बिल्कुल नहीं आप कोई रेजोल्यूशन पेश कर सकते या मंजूर कर सकते हैं। वो अपनी आईनी जिम्मेदारी की बड़ी क्लियरली खिलाफ वर्जी करेंगे अगर कोई इस किस्म का रेजोल्यूशन पेश, जिस तरह के इन्होंने बयानात दिए हैं जो कि वाज़ेह तौर पर मैं समझता हूँ तौहीन अदालत के जुम्मे में आते हैं। जी। और हर सूरत वो एक अपनी जगह है, लेकिन वो जो है किसी भी तौर पर ये नेशनल असेंबली में इस किस्म की करारदें नहीं लेके आ सकते और गलत होंगी। फिर उसके बाद मामला को और छाव में डालने की कोशिश कर रहे हैं, डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ईसीबी से कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफिकेशन लें, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर हर तरह के हमले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कोई कानून साजी की भी कोशिश करें जिसकी आइन किसी तौर पर भी इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं उसी तरफ आना चाह रही हूँ सर। आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता ये जो उठाया है कि वो शायद कोई कानून साजी ऐसी करें। सर लेकिन अगर कानून साजी कोई करते हैं उसके लिए कौमी असम्बली की तो ज़रूरत होगी। तो अगर ऐसा होता है तो 2/3 अक्सरियत तो हुकूमत के पास मौजूद नहीं होगी। तो आपके ख्याल में फिर ये किस तरह मैनेज करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, ये तो सूरत हाल जब सामने आएगी तभी मैं कुछ वाज़ेह तौर पे कह सकूंगा कि किस किस्म की ये कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नजदीक कोई भी कानून साजी इस किस्म की होगी जो आइन के खिलाफ होगी और जो अदलिया की आज़ादी के खिलाफ या अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद के खिलाफ होगी, वो वाज़ेह तौर पर गैर आइनी होगा और उसको स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए और किया जाएगा फौरी तौर पर। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मुझे चलते चलते ये भी फरमा दीजिएगा कि आपने कुछ अहम बातें की कुछ रहनुमाओं के हवाले से। आपने कहा कि फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद साहब ने खान साहब को माजी में मजबूर किया था असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर। मरवत साहब के बारे में आपने कहा कि वो किसी और मकसद के लिए पार्टी में आए थे। आपके ख्याल में ये स्पेस इन लोगों को मिला कैसे? क्योंकि जो पुराने लीडरान थे वो तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके अलहदा भी हो गए, कुछ कैद में भी चले गए, जेल की सलाखों के पीछे। तो आपके ख्याल में ये कौन लोग थे जिन्होंने पार्टी को हाईजैक भी किया और इसको होने भी दिया गया? देखिए, वो तो बड़ा वाज़ेह है जब वो नई पार्टी बनाई गई जहांगीर तरीन के तहत, इस्तेकाम ये क्या नाम था उस पार्टी का, तो ये लोग सब शामिल हो गए उस पार्टी के अंदर। वो तो पार्टी चूंकि बुरी तरह से नाकाम हो गई है, उसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया है, तो अब कोशिश हो रही है कि जो लोग उसको पीटीआई को छोड़कर उसमें शामिल हुए थे अब उनको किसी तरह से फिर वापस पीटीआई के अंदर भेजा जाए ताकि वो हमारे मर्जी के मुताबिक वहाँ फैसले करवाने की कोशिश करते रहे। लेकिन सर ये जो फवाद साहब हैं या इमरान इस्माइल साहब जैसी शख्सियात हैं और भी कई लोग हैं जो कि चाहते हैं कि पार्टी में वापस आएँ दोबारा से। उनके अगर आप बयानात पढ़ें तो लगता ये है कि अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर पीटीआई के लिए है। तो क्या आपके ख्याल में उनके लिए पीटीआई के दरवाजे खुले और खान साहब की इस पे क्या राय? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक फैसला खान साहब ने कर दिया था कि जिन्होंने पार्टी छोड़कर कोई और पार्टी ज्वाइन की है या कोई पार्टी बनाई है, उनकी वापसी हम पार्टी के अंदर नहीं होने देंगे। और जो लोग कहीं पीछे हट के बैठ गए थे या खौफजदा हो गए थे या टॉर्चर की वजह से खामोशी इख्तियार कर गए थे, उनका केस जरा डिफरेंट है, वो हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, वो उनको वापस लाना या उनको फिर से पार्टी में किसी तौर पर दाखिल करना,
वो पॉलिसी के खिलाफ होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहूँगी कि मरवत साहब के बारे में आपने कहा कि वो किसी और मकसद के लिए आए थे। उन्हीं के टाइम पे जब वो खासे इन रहे पार्टी में, सर पार्टी में बड़ी वाज़ेह ग्रुप बंदी भी नज़र आई, मसाइल भी हुए, लड़ाई झगड़ों की खबरें भी आती रहीं कोर कमेटी के इजलासों में। आपके ख़्याल में ये मसाइल इसलिए थे कि बैरिस्टर गौहर साहब उस तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे पार्टी को, या आपके ख़्याल में ये मसाइल जानबूझ के पैदा किए थे, और अभी भी क्या पार्टी में ग्रुप बंदी मौजूद है अलग-अलग? देखिए, वो जो पहले ये लोग इस किस्म के लोग आए थे, उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर गोबंदी की थी और पुराने वर्कर्स को, पुराने साथियों को अलहदा करके खुद अपना आपको वहां पर लाने की कोशिश, हाईजैक करने। इस वक्त तो कोई इस किस्म की ग्रोहबंदी नहीं है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बाज़ औक़ात होती है, बाज़ औक़ात नहीं होती। इस वक्त पार्टी के अंदर ग्रोहबंदी नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, कई केसेस में काम भी कर रहे हैं, पीटीआई के वकील के तौर पर बड़े वाज़े अंदाज में उन्होंने पार्टी में तकसीम की को जो इम्कानात हैं उसको रद्द भी किया है। लेकिन ये भी अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है कि रोज़ बरोज़ हर गुजरते दिन के साथ पार्टी में जिस किस्म के तजादात और बयानात के हवाले से भी ओन या डिसओन करने की एक जो रिवायत है वो बरकरार नज़र आती है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके कायद की तरफ से अमन का पैगाम देने की कोशिश की गई है इदारों को, आया वाकई इदारे और हुकूमत उसको एंटरटेन करते हैं या फिर नहीं। एक मुख्तसर वक्फा, जहां हुकूमत मुज़ाकरात की बात अपोजिशन से कर रही है, वहीं वाकई वो खुद कितनी संजीदा है, उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने जिस तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि हुकूमत की तरफ से एक मरतबा फिर बड़े दिल के साथ मुज़ाकरात की बात की जा रही है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से उस नीयत के ऊपर भी शक की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पहले हुकूमत अपने रवैये को दुरुस्त करे। अब ये रवैया किस अंदाज में दुरुस्त हो सकता है ये तो हुकूमत और अपोजिशन ही बता सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नरमी के आसार पैदा होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक मरतबा फिर उनकी तरफ से ये बात की जा रही है कि इदारों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ये वो लफ्ज़ है जिसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सीज रहीं। पहले कहा गया कि न्यूट्रल होते हैं, फिर ये कहा गया कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया वाकई इस मरतबा भी हकीकतन बुनियादों के ऊपर इदारों से न्यूट्रल रहने की दरख्वास्त की जा रही है या फिर नहीं। और दूसरा ये कि हुकूमत और इदारे जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त स्टेट के, वो किस हद तक इन बातों और पैगामात को संजीदा लेते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इसे बात करने के लिए मुस्लिम लीग नून के नुमा और साबिक वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि पिछले चंद माह में कोई दूसरी तीसरी मरतबा हुकूमत की तरफ से ये बात की जा रही है कि आइए मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं, लेकिन ये कोई ऐसा खेल बन गया है कि जब अपोजिशन कहती है तो हुकूमत नहीं करना चाहती, जब हुकूमत कहती है अपोजिशन नहीं करना चाहती। तो ये नियत का मसला है या वाकई किसी एक साइड पे संजीदगी नहीं है? नहीं, दोनों के मकासद फर्क है। मुस्लिम लीग नून और जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं, हम तो अवाम के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, पार्लियामान में मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और अगर अपोजिशन के पास महंगाई का कोई हल ऐसा है जो हमें नजर नहीं आ रहा, तो हम जरूर उनसे सुनना चाहेंगे। अगर उनके पास सस्ती बिजली करने का कोई फार्मूला है तो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। अगर वहाँ 11 साल से खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है और वहाँ दहशतगर्दी बढ़ रही है और दहशतगर्दी से लड़ने का कोई तरीका है, ऐसा तो हम जरूर इस पर बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान के इंतखाबात को बेहतर करने के लिए अगर कोई लेजिस्लेशन करनी है, उसके लिए हम तैयार हैं। तो लिहाजा अवाम के मसाइल के हल के लिए तो मुज़ाकरात के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। लेकिन जो दूसरी साइड, अपोजिशन की साइड, वो तो सिर्फ बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एनआरओ चाहते हैं। अब एनआरओ के लिए सौदेबाजी हम नहीं करेंगे, तो लिहाजा यही वो मामला जो है हर दफा आकर फंस जाता है। नहीं, लेकिन सर अब ये बताएं ना कि अगर वो रिहाई, 3 मुतालबात वो काफ़ी अरसे से सामने रख रहे हैं, अगर वो तीनों मुतालबात पूरे हो जाएं जिसमें उनकी रिहाई, उनके कारकुनों की रिहाई, मुकदमात का खात्मा, तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के होंगे? और दूसरा ये कि अगर आप भी उनको मुज़ाकरात के लिए लाना चाहते हैं तो कुछ अंदरूनी तौर पर ये तो होगा ना कि इन चीज़ों के ऊपर बात करनी है। देखिए, 2-3 इश्यूज हैं जिन पर पेशरफ्त हो सकती है। मसलन ये कि, और उसमें हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि मसलन 9 मई में जो लोग जो गिरफ्तार हैं, जिन पर तो ये इस बात का तो फैसला हो सकता है अगले चंद हफ्तों में
कि जिन पर तो शवाहिद हैं उनके ऊपर केस चले, जिन पर शवाहिद नहीं है तो एक प्रिलिमिनरी डिटर्मिनेशन करके उन लोगों को रिहा कर दिया जाए, हम्म। ताकि जो है वो लोग अपने घरों में वापस जाएं, अपनी जिंदगियों का आगाज करें। हम्म। उसके अलावा तो मैं नहीं समझता कि कोई और ऐसी चीज है जो हुकूमत खुद कर सकती है, क्योंकि हुकूमत के पास तो इस्तगासा है ना। लेकिन ये सारे मामलात जिनमें जो है वो अपोजिशन का इंटरेस्ट है, वो तो असल में तो अदलिया के हाथ में है ना। ये हुकूमत फैसला नहीं कर सकती कि किसको आजाद करना है या नहीं करना। हम्म। तो लिहाजा यहाँ एक अजीब सा मकबसा है कि अपोजिशन का सारा फोकस जो है वो अवाम के मसाइल पर हल पर नहीं है। आपने देखा भी कि पूरे बजट सेशन में उन्होंने सवाए बलवा करने की और कौमी असम्बली में फसाद फैलाने के और कोई काम नहीं बिल्कुल किया, ऐसे ही। हम्म। और कोई हम्म। सीरियस सजेशन नहीं दी। सर, ये अपनी जगह दुरुस्त है, मगर ये भी फरमाइएगा कि कौमी असम्बली के कल के इजलास में इत्तलात ये हैं कि कोई करारदाद भी लाने जा रहे हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से। तो अब इसमें ये भी डिबेट हो रही है कि आया हुकूमत इस पोजीशन में है कि करारदाद को सिर्फ अलामती हद तक रखा जाए, क्योंकि अभी 2/3 अक्सरियत के हवाले से तो वो स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है कि आप कोई तब्दीली कर सकें। तो फिर किस तरह नून लीग करारदाद के जरिए पैगाम देगी कि जो मखसूस नशिस्तों पर फैसला आया है वो भी सही अंदाज में नहीं आया? जी, करारदाद का मकसद तो सिर्फ पार्लियामान की राय को अ, अदालत आलिया के सामने रखना है, ताकि जब हमारा रिव्यू ऑलरेडी फाइल हो चुका है, तो जब वो रिव्यू पे की कंसिडरेशन हो तो पार्लियामान की जो राय है वो भी अदालत के सामने हो। हम्म। और इस पे बड़ी एक सरी राय है हुकूमती जमातों की भी और बहुत सारे कानूनी माहिरीन की भी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसकी आइन और कानून में कोई बुनियाद नहीं है। यानी अगर ये हो सकता था कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता कि जी ये नशिस्तें उस वक्त तक खाली रखी जाएं जब तक पार्लियामान इस पर कानून साजी नहीं कर सकती, लेकिन पीटीआई को उस फैसले के जरिए बाकायदा जन्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी कोई आईनी और कानूनी बुनियाद नहीं थी। तो लिहाजा बड़ी एक वाजे हमारी नजर में एक कानूनी बुनियाद मौजूद है, आईनी बुनियाद मौजूद है, जिसका इजहार पार्लियामान की तरफ से किया जाएगा, जिससे उस रिव्यू में हमें ये तवक्को है कि उसको तकवीत मिले। अच्छा, इसमें सर एक वैसे आपकी क्या राय है कि इस वक्त अगर वो नशिस्तें जिसका पीटीआई क्लेम कर गया कि वो 70 से ज़्यादा नशिस्तें उनको वापस मिल जाएंगी और वो इस पोजीशन में होंगे कि हुकूमत बना लें, तो आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन होता भी, वैसे भी प्रैक्टिकली आपको नज़र आ रहा है कि क्या ऐसा हो भी सकता है? और दूसरा ये कि अगर किसी कानून साजी की तरफ जाती है नून लीग, तो पीपल्स पार्टी सर कहाँ खड़ी होगी? क्योंकि उनकी तरफ से सिवाय दरख्वास्त एक दायर करने के जो फैसले के हवाले से बाकी खामोशी ही है। जी, लेकिन वो दरख्वास्त बड़ी अहम है। उन्होंने भी अपनी राय का तो कानूनी तौर पर, देखिए एक तो होता है ना कि हम सब आपस में गुफ्तगू करते हैं जी। और मीडिया मीडिया पे जो है एक बहस होती है, लेकिन जब वो एक फॉर्मली उन्होंने अपनी राय का इजहार कर दिया है तो फिर हमारे साथ खड़े हैं। और वो मैं जो बात मैं कह रहा हूँ एसेंशियली वही बात है कि जो भी उन नशिस्तों के हवाले से हो, लेकिन पीटीआई का वो जन्म देकर उनको सीटें देने की कोई कानूनी बुनियाद नहीं थी, नंबर एक। दूसरा इशू इसमें ये भी एक साथ जुड़ा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की जो ये मखलूत हुकूमत है, ये इस मखलूत हुकूमत की अक्सरियत इन मखसूस नशिस्तों पर किसी भी तरह उसका दारोमदार नहीं है उसका। लिहाजा वो तो बगैर, अगर नशिस्तें उनको मिल भी जाती है ऑपोजिशन को, तो इससे हुकूमत की अक्सरियत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ऑपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा हो जाता है। और अभी इसमें बहुत सारे कानूनी जो हैं वो हर्डल्स बाकी हैं, इससे पहले कि वो ये क्लेम कर चुके हैं। और ये तो आपको मालूम है कि हुकूमत साजी के दौरान उस वक्त मुस्लिम लीग नून के सदर थे, अब वजीर आजम है, उन्होंने तो वाजे तौर पर कहा था कि अगर आप समझते हैं कि आप हुकूमत बना सकते हैं तो आप बना लें। तो जब उनकी तरफ से एक हम कहते सरासीनगी थी और इंतजार था उनके अंदर, क्योंकि आज तक भी हमें नजर आता है, तो उसी वजह से वो हुकूमत नहीं बना पाए। तो अगर वो समझते हैं कि जी उनके पास इतनी मेजोरिटी है, फिर वो हर किस्म की उनके पास कानूनी ऑप्शन ओपन है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की ये जो मखलूत हुकूमत है उसकी अक्सरियत इस वक्त मजबूत है, सॉलिड है। और ये तमाम जो हम अफगान जो देखते हैं पाकिस्तान में बहरान है, ये सिर्फ एक इस्लामाबाद का एक उबाल है। वरना आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अगरचे अभी बहुत हमें रास्ता तय करना है, लेकिन मुईशत में बेहतरी के वाज़े आसार हमें नजर आ रहे हैं। ठीक।
अच्छा, आखिर में सर ये फरमाइएगा कि स्टेट बैंक की आज मॉनेटरी पॉलिसी भी आई और इकोनॉमी आप भी बड़े बखूबी तरीके से समझते हैं, 19.5% के ऊपर शरह सूद कर दी गई है। उस हवाले से जो गवर्नर स्टेट बैंक थे उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया भी कि क्या सिचुएशन रही, कहाँ तक पहुँची और अब कहाँ पर आ चुकी है। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि अगले 6 माह में या साल में कुछ मज़ीद बेहतरी के आसार रुनुमा होंगे? क्योंकि अभी तक IMF का एग्रीमेंट भी पाइपलाइन में तो है, लेकिन उस एग्रीमेंट के बाद क्या आपको लगता है कि कुछ माशी सूरत हाल मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएगी? देखिए 5 अवामिल हैं जो इस तमाम बहरान से कतई नज़र हमें पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर मईशत की तरफ इशारा कर रहे हैं। नंबर 1 तो ये है कि महंगाई महंगाई होता है कीमतें बढ़ने की शरह, उस शरह में अब इज़ाफ़ा नहीं हो रहा और वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई है। कीमतें अभी भी कम नहीं हुई, लेकिन अपनी जगह पर वो अब खड़ी होती हुई नज़र आ रही हैं। जिसकी वजह से हमने देखा भी कि जून में जो नंबर थे वो 12.6% थे। 1 साल पहले ये नंबर जो है ये 28%, 30% तक था। तो लिहाज़ा उसमें बहुत एक वाज़ेह तौर पर उसमें बेहतरी है। उसके बाद अच्छी खबरें ज़ाहिर है मीडिया की नज़र में नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड 11% इज़ाफ़ा हुआ है और वो तकरीबन $31 बिलियन की एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो पिछले माली साल में हुई हैं। जो कि हम सबके लिए अच्छी खबर है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इज़ाफ़ा हुआ है और साथ ही जो है वो पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट है उसमें भी बड़ा कंट्रोल है। तो हम ये देख रहे हैं कि वो जो जारी खसारा है, करंट अकाउंट डेफ़िसिट है, वो भी एक बड़ी कम तरीन सतह पे आया है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो पहले से इम्प्रूव हुई है। पाकिस्तान के रिज़र्व्स जो हैं जो $4.4 बिलियन तक आ गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह अब 9 अरब डॉलर से ऊपर हैं। स्टेट बैंक के रिज़र्व्स, ओवरऑल रिज़र्व्स जो हैं वो $14 अरब से ऊपर चले गए हैं। पाकिस्तान ने IMF के साथ नया मुआहिदा कर लिया है और अभी आज ही जो खबर आई है कि फिच जिसकी बाज़ जो रिपोर्टों के ऊपर बड़ी लेदे हुई, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी बेहतर कर दी है। तो जहाँ हम सारा फ़ोकस मीडिया का इस्लामाबाद की जो महल्लाती साज़िशें हैं, उन पर होता है, लेकिन हकीकत ये है कि जो ज़मीन पर पाकिस्तान की मईशत है, उसमें चले अगर हम बहुत अज़ीम बेहतरी तो नहीं, लेकिन इस्तेहकाम के आसार अब वाज़ेह हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, बड़े जामे अंदाज में इस वक्त की सूरत हाल है और सियासी पर तो उन्होंने खासी सैर हासिल गुफ्तगू की है। मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है वो दे रहे थे और यकीनन हुकूमत कैसे भी हालात हो लेकिन उनके लिए बखूबी तैयार नज़र आती है, चाहे सियासी महाज के ऊपर या माशी महाज के ऊपर जो मसाइल हैं। अब देखना ये होगा कि आया इसके समरात कब मौसूल होते हैं। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जो शरह सूद में तब्दीली की गई है, जो बेहतरी आई है और उसके साथ IMF से मुमकिन मुआहदा, लेकिन इस हवाले से भी बड़े मसाइल अभी भी इस हुकूमत और इस मुल्क को दरपेश है, उनसे कैसे निपटना हो सकता है और अपोजिशन की इस पर राय क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमने जिस तरह जिक्र किया कि इस हुकूमत के पास जो मसाइल हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए माशी मसाइल सबसे इंपॉर्टेंट हैं, सियासी मसाइल अपनी जगह, लेकिन आज मॉनेटरी पॉलिसी जो जारी की गई उसमें 1% शरह सूद को कम करके 19.5% कर दिया गया है और उस हवाले से बड़ी लंबी तमीद बांधी गवर्नर स्टेट बैंक ने कि जो मसाइल पाकिस्तान को माजी में दरपेश रहे और कहाँ से शरह सूद को वो कहाँ तक लेके आए हैं और आने वाले वक्त में कुछ और बेहतरी के आसार भी रोनुमा होंगे। लेकिन ये भी अपनी जगह वाज़ेह है कि ज़्यादा शरह सूद की वजह से भी बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ज़वाल का शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो वज़ीर ख़जाना हैं, बहुत सी उम्मीदें दिला रहे हैं IMF से होने वाली मुमकिन एग्रीमेंट के हवाले से भी और साथ साथ ये भी जिक्र कर रहे हैं कि दोस्त ममालिक से जो कर्जाजात हैं जिसमें सऊदी अरब, UAE और चीन सरे फहरिस्त हैं, उनसे जो कर्जाजात हैं उनको रोल ओवर करने के लिए भी कुछ प्लानिंग चल रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया वाकई हुकूमत सही मायनों में इतने महीने गुजरने के बावजूद भी माशी इस्लाहात के नाम के ऊपर क्या कर चुकी है और उसके नताइज आखिर कब आएंगे। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर ख़जाना भी हैं और सीनियर माहिर माशियात हैं मुज़म्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये जो 1% शरह सूद में कमी की गई है, इससे कोई खातिर खा फ़र्क पड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि वज़ीर ख़जाना साहब के बाद जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं वो तो इसको बड़ा ओन कर रहे हैं कि हम कहाँ से शरह सूद को कहाँ तक ले आए हैं और कुछ माह में मज़ीद इसमें कमी भी लाई जा सकती है। इससे महंगाई पर डायरेक्टली कोई फ़र्क पड़ने वाला है आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि शरह सूद चाहे 1% कम हो चाहे 2% कम हो, ये मुस्तकबिल में हुकूमत का जो कर्जे की मद में जो सूद की अदायगी है उसमें कमी लाता है। तो इसको जो है इसको एक अच्छी नज़र से देखना चाहिए। अब लेकिन सवाल ये है कि इसको 1% कम होना चाहिए था या इसको जो है 2% कम होना चाहिए था। मार्केट क्या कह रही थी और हुकूमत
जो है क्या कह रही थी और स्टेट बैंक ने क्या कहा, और IMF ऑब्वियसली। मार्केट आज ये कह रही थी कि 1.5% कम होगा। अब स्टेट बैंक ने जो 1% कम किया है, तो अब इसमें ऑब्वियसली मार्केट एक सवाल करेगी कि क्या ये IMF के दबाव में हुकूमत कम नहीं कर रही, या हुकूमत को पता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा महंगाई का तूफान आने वाला है, जिसकी वजह से वो शरह सूद को अभी इतनी तेजी से नीचे नहीं ला रही। तो ये अब कल मार्केट जब खुलेगी, क्योंकि आपको पता है शरह सूद 4 साढ़े 4 बजे उसका फैसला आया था, बिल्कुल। तो मार्केट बंद हो चुकी होती है। तो अब कल इसमें मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी वो कल पता लगेगा। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं ये कहता हूँ कि शरह सूद अब तकरीबन 19% के करीब हो गया है। हुकूमत के लिए 11% महंगाई हो गई है। अगर तो 11% महंगाई हो गई तो शरह सूद को 19% पे रखने का कोई जवाज नहीं बनता। इसको जो है महंगाई से 1-2% ऊपर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में महंगाई देखी जा रही है। और आप ये जो बजट आपके सामने, इसमें जो टैक्सेस जिस तरीके से लगे हैं, तो जो है कीमतें जो बिजली के बिल भी बढ़ा दिए हैं, अब और चीजों भी हो गई हैं। तो जब ये इससे कीमतें बढ़ेंगी तो वो खुद ब खुद नजर आ रहा है। तो इसमें एक अंडर द टेबल बैड न्यूज है। दूसरी बात यह कि यहाँ पे हमारी जो स्टेट बैंक है या हुकूमत पाकिस्तान है, अंदाजा लगाएं कि वो कितने अंडर प्रेशर है कि वो IMF को जो है प्रोग्राम के लिए उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे कि देखें जी हमारी महंगाई और सूद में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। लेकिन IMF के आगे ये डर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये जो है समझ नहीं आ रहा। ठीक। तो ये दूसरी चीज है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एवरी पेनी मैटर्स, ये फौरी तौर पे तो हुकूमत की जो सूद की अदायगी है उसमें कमी नहीं लाएगी, लेकिन चंद महीने बाद जो हुकूमत की सूद की अदायगी है उसके हजम में कमी होगी। सही। अच्छा, मुझे इसमें ये भी फरमाइएगा कि एक तो आज वज़ीर ख़जाना साहब ने भी किसी जगह गुफ्तगू की, तो उन्होंने कहा है कि हमें इस IMF के साथ जो अब मुमकिन मुआहिदा हो रहा है, ये हमें आखिरी मुआहिदा करना है। अभी कुछ अर्से पहले तक तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि ये आखिरी मुआहिदा होगा, बल्कि कहा जा रहा था कि इसके बाद भी मुआहिदात करने पड़ेंगे। लेकिन आज उन्होंने कहा है बात करते हुए कि ये हमें आखिरी एग्रीमेंट करना है। आपके ख्याल में इस वक्त जो इकनॉमिक सिचुएशन है, क्या उसमें वाकई आखिरी मुआहिदा बज़ाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है? दूसरा, फिच के ऊपर भी मैं चाहूँगी आपका कमेंट कि फिच की तरफ से जो क्रेडिट रेटिंग्स है पाकिस्तान की, उसमें भी कुछ बेहतरी आई है। आपके ख्याल में ये वक्ती है या मुस्तकिल बुनियादों पर हो सकती है कि इसके नताइज भी सामने आ सके? देखें, जो फिच ने जो अपनी रिपोर्ट की थी वो तो बड़ी एक जिसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल रिपोर्ट कर दी थी उन्होंने। उन्होंने कह दिया ये हुकूमत 18 महीने में चली जाएगी, फिर जो है एक केयर टेकर आएगी, वो जो है टेक्नोक्रेट्स की होगी, आर्मी लेड होगी। तो वो तो एक अजीब सी बातें कर रहे थे ना। तो आज उन्होंने क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड भी कर दी है, ठीक है, विच इज अगेन ये जो है अभी इतनी अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं हुई कि हम जो है IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों के अलावा जो है कमर्शियल बैंक से कर सके, उधार ला सके या बॉन्ड कर सके। लेकिन एक अच्छी खबर है, ये हो गया। ठीक। अभी इसका कोई इतना जिसे कहते हैं मार्केट्स पे सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक नैरेटिव और ऑप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड पॉइंट कि जिसको हम सेल कर सकते हैं कि देखें जी पाकिस्तान में रिकवरी आना शुरू हो गई है, मतलब गवर्नमेंट इसका फायदा उठा सकती है। अच्छा, ये जो मैंने आपसे दूसरा सवाल किया कि अभी आपके ख्याल में कितना फ़र्क पड़ने वाला है, जिस तरह वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि आखिरी मुआहिदा होगा हमारा ये IMF के साथ, तो आपको लग रहा है कि हालात ऐसे हैं कि हम आखिरी मुआहिदे की तरफ जा रहे हैं? दूसरा, उन्होंने दूसरे ममालिक के कर्ज़ों के ऊपर भी बात की, जिसमें चीन, सऊदी अरब और UAE शामिल है। तो ये कैसे मुमकिन है कि उन तमाम तीनों ममालिक से भी अगर हम रोल ओवर करवा लें कर्जा जात, तो वो IMF से मुआहिदे में मदद मिल सकेगी? इसकी अगर वजाहत कर दें। देखिए, बात यह है कि IMF जो है उसने एक बड़ी कठिन डिमांड रख दी है। 3 से 5 साल अपने जितने भी जो है आप कर्जों को रोल ओवर करा दें, और सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज के सामने उन्होंने क्या डिमांड रखी, यानी चीन, सऊदी अरब, UAE। बाकी कर्जों पे IMF ने अभी तक जो है सामने नहीं आई, और रिजर्व साहब ने अभी उसका जिक्र नहीं किया। IMF भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, ADB भी है, वो क्यों नहीं? पेरिस क्लब भी है, वो क्यों नहीं? फिर इसके अलावा डोमेस्टिक डेट है, वो क्यों नहीं? तो ये सिर्फ फ्रेंडली कंट्रीज, और हो सकता है कि जब ये आप फ्रेंडली कंट्रीज का जाएं तो वो ये कहें कि सिर्फ हम क्यों, बाकियों से भी आप कराएं। सिचुएशन वही वाली हो गई जो घाना की जब डेट रिस्ट्रक्चरिंग पे आई थी, तो वो जो है उन्होंने IMF के पास गए तो IMF ने उन्हें यही रेसिपी दी। फिर श्रीलंका गया तो श्रीलंका को भी यही रेसिपी। तो अब ये देखना है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन सवाल अब ये है कि ये सारी रीप्रोफाइलिंग
के बाद हमें पहली किस्त मिलेगी या पहले एक किस्त मिल जाएगी, ये एक सवाल है। नहीं, तो ये जो मैं इसमें एक ज़िमनी सवाल ये करना चाह रही थी कि आपको लग रहा है कि आईएमएफ से आखिरी एग्रीमेंट हो सकेगा, जो वज़ीर ख़जाना साहब क्लेम कर रहे हैं कि ये आखिरी मुआहदा होना है, ऐसे आसार लग रहे हैं आपको? ये अभी तो ये मुआहदा मुकम्मल होना है, पहले तो आप इसका सवाल करें ना। हम्म। तो अभी तो आखिरी प्रोग्राम तो हम हर प्रोग्राम के बीच में, हमने भी पीटीआई की हुकूमत में भी यही बोला था, और उससे पहले नवाज शरीफ भी यही बोलते आ रहे थे। ठीक। तो ये तो जो है ना, ये अभी इट्स टू अर्ली टू से, इसकी प्रोग्रेस पे डिपेंड करता है सारा का सारा। अच्छा, आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि आपके ख्याल में ये जो हमारे वज़ीर हैं अवैस लगारी साहब, उन्होंने आईपीपीज़ के बारे में बड़े खुलकर बात की है कि ये जो आईपीपीज़ से माजी में किए गए एग्रीमेंट्स हैं, ये तो तोड़ के वो दूसरा रेकॉर्डिंग का मसला नहीं पैदा करना चाहते हैं, इन मुआहदों को किसी सूरत ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये भी अपनी जगह दुरुस्त है कि एक बहुत बड़ा बैगेज है हमारी इकॉनमी के ऊपर, जो इन मुआहदों की सूरत में हमारे कंधों के ऊपर मौजूद है, मईशत के ऊपर मौजूद है। आपके ख्याल में इसका कोई सलूशन नज़र आता है, या जिस तरह भी है हमें ये टाइम फ्रेम पूरा करना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं सना, रिकोडिक का से इन्होंने कंपेयर कर दिया। अगर रिकोडिक और आईपीपी दोनों में से अगर आप मुझे कहती कि कौन से एक जो है पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान पहुंचा गया है, तो मैं कहता आईपीपी। क्योंकि रिकोडिक से बराह रास्त जो है ना पाकिस्तानी आवाम की जिंदगी में, शायद पाकिस्तान की दौलत ज्यादा लूट के ले जाते वो लोग उस मुआहदे के चक्कर में। अभी भी उसमें कोई फर्क नहीं आया, चेंज नहीं आया बाय द वे, तो वही का वही है। लेकिन ये तो बराह रास्त मेरी आपकी 25 करोड़ आवाम की जिंदगी को जो है ना उन्होंने वो मकरूज कह लें या वो कह लें, हमें जो है उसके किस्तों पे लगा दिया, ठीक है ना। तो ये जो है हमारे वजीर साहब जो है बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। बात ये है कि आप मुआहदे खत्म नहीं कर सकते, मुआहदे के जिम्मेदारों को तो खड़ा करें कटेरे में, किसने क्या क्यों किया, कौम के सामने लाएं। आप बार बार वही गलती रिपीट करते जा रहे हैं और फिर उसको छुपा रहे हैं। तो मैं इसका बिल्कुल हामी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि सजा दे, ये दे, वो दे, अपनी गलतियों से सीखें, खुदा के वास्ते बताएं कि किसने क्या गलती की थी, कितनी इसमें जो है ना पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो अभी भी बात सच्ची नहीं कर रहे, और जो वो पैगाम दे रहे हैं वो यही दे रहे हैं कि कुछ नहीं होना भाई, किसी तनख्वाह में आवाम ने रहना है। बिल्कुल सही। यानी कि आपके ख्याल में जो दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई कम होगी, शरह सूद के बाद की बात है, महंगाई की शरह हम काफ़ी नीचे ले आए हैं, 12% पे आ गई है, आने वाले महीनों में मजीद नीचे आएगी, आपके ख्याल में ये कागजी हद तक होगा, रियलिटी में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आएगा? मेरा ख्याल कि स्टेट बैंक का फैसले से तो ये तशरीह मैं कर सकता हूँ, जो 1% उन्होंने कम किया, महंगाई 11-12%, शरह सूद 19%, डजंट मेक सेंस इट। तो वो तो ये बताती है एक एज अ लेमैन के तौर पे भी, और अगर बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्यों इतने ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हैं। और खास तौर पे हुकूमत जिसके ऊपर जुर्माना पड़ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा सूद की अदायगी, आप यूं कह लें कि 10,000 अरब तकरीबन इस साल सूद की अदायगी, उसमें जो है आप इतना डिले क्यों ला रहे हैं। इट मीन्स के मतलब कुछ है जो आपको स्टेट बैंक को बॉदर कर रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर इकोनॉमिस्ट। इसके अलावा मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा भी हैं, और एक दूसरी पिक्चर उन्होंने ज़ाहिर की है जो इस वक्त मुल्क की जो मईशत है उसकी है, जो वफाकी हुकूमत ज़ाहिर कर रही है, और ख़ास तौर पर जो बड़े बड़े दावे हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं कि IMF से आखिरी प्रोग्राम हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आया किन शराइत की बुनियाद पे हो। बहुत सी शराइत तो मान ली गई हैं, लेकिन अभी भी एक पुलिस रात है जो कि इस हुकूमत को पार करना है, और उसके लिए यकीनन कुछ मज़ीद कुर्बानियाँ भी पाकिस्तानी आवाम से चाहिए होंगी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।